एवरीवन। पिछले दो वीडियो से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं पाइथन में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्लास वेरिएबल किस तरह से डिफाइन किया जाता है और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लास मेथड किस तरह से डिफाइन किया जाता है, स्टैटिक मेथड किस तरह से डिफाइन किया जाता है, रेगुलर मेथड क्या है और तीनों में डिफरेंस क्या है और कब कब उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है। तो लोगों को काफ़ी डाउट भी रहता है इसमें कि ये अलग अलग कैसे है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप ये कोड देखिए, ये पिछले वीडियो में भी यूज़ हुआ था। सेम वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख भी सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा और प्लेलिस्ट भी मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल मेथड जो मैं पहले से डिफाइन करता आ रहा हूँ, ये जो है रेगुलर मेथड है। इसमें क्या काम करता है, ये फर्स्ट इसका डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहता है वो इंस्टेंस हमको पास करना ही पड़ता है, ये मैंडेटरी रहता है। अगर आप इसको नहीं पास करेंगे तो क्या होगा कि वो एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर क्या आता है उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पे ये एरर आना शुरू कर दिया। और अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मान लीजिए इसको भी मैंने हटा दिया, तो ऐसी कंडीशन पे ये कह रहा है एफ नेम एल नेम इज़ नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली ये आपका काम करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको मैं अभी अंडो कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना पड़ता है रेगुलर मेथड। बट फिर क्लास मेथड क्या है? क्लास मेथड कभी कभी अगर क्लास वेरिएबल्स को आपको चेंज करना है तो हम क्लास मेथड डिफाइन कर लेते हैं, या फिर कुछ कुछ स्पेशल केसेस होता है जो हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्लास मेथड बनाते हैं। ठीक है, तो क्लास मेथड बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले एक डेकोरेटर लगाना पड़ता है और डेकोरेटर के बाद में हमको वो मेथड डिफाइन करता है। नॉर्मली डिफाइन होता है केवल एक चेंज आता है, जहाँ पे हम इंस्टेंस एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे, यहाँ पे हमको क्लास एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है। तो ये क्लास मतलब ये पूरे क्लास को ही हम इसमें पास कर दे रहे हैं काइंड ऑफ। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये क्लास है बट यहाँ पे CLS यूज किया गया है, क्योंकि अब एक जगह पे इसको CLA यूज कर लिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे कुछ हमको डिफरेंट चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम CLS यूज कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इस तरह से आप क्या चेंज कर सकते हैं, एम्प्लॉई डॉट रेज अमाउंट से पहले मैं प्रिंट भी कर देता हूँ कि रेज अमाउंट कितना है, एम्प्लॉई डॉट रेज अमाउंट कितना है और उसके बाद में कितना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पहले 1.04 था, बाद में 1.05 हो गया। ठीक है, इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेंस के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इस मेथड को, बट इट मीन्स सेम ओनली। तो ऐसी कंडीशन में कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसको एम्प्लॉई के फॉर्मेट में ही मतलब एम्प्लॉई से ही कॉल करना है। अगर आप इसको देखना भी चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखेंगे कि इवन डॉट अगर मैं डिक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी लोकल वेरिएबल नहीं बना है, इंस्टेंस का कोई वेरिएबल नहीं बना हुआ है। इसका मतलब ये केवल इसी को मतलब क्लास वेरिएबल को ही चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आई होप इतना तक क्लियर है। अब और कौन से जगह पे इसका यूज़ कर सकते हैं, तो एक मैं हाइपोथेटिकल केस लेता हूँ जहाँ पे मान लीजिए इसके जगह पे हमको मान लीजिए आप इसको हमने बना के दे दिया, आप इसके यूज़र हो और आपको इस तरह से ना डिफाइन करके आपके पास में जो इनपुट डेटा आता है वो कुछ डिफरेंट तरीके से आता है। तो अगर मैं बोलूँ इस तरह से EMP स्ट्रिंग करके आता है और पूरा एक स्ट्रिंग आता है जिसमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर करके लिखा रहता है। और फिर आपको क्या काम करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद फिर डिफाइन करना मतलब उसको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ता है, क्लास इंस्टेंस बनाना पड़ता है। तो कैसे करना पड़ता है, एफ नेम वन ऐसा करके आपको स्प्लिट करना पड़ता है, उसके बाद आप जो है इसको डिफाइन करते हैं हर बार। तो ये इफेक्ट इसका सेम ही रहता है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं, प्रिंट E1 डॉट, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो होता है लगभग लगभग क्या सेम ही रहता है। बट अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक स्टेप होता है जो जब भी आप डिफाइन करोगे तो एक लाइन का कोड आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा तो है नहीं।
हर बार ये आता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में इसको आप क्या कर सकते हो, क्लास मेथड बना सकते हो। ये हम क्लास मेथड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम क्लास को इनिशिएट करने, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने से पहले हम उसको कॉल कर लेना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, एक क्लास मेथड बना सकते हो जो कि स्ट्रिंग, जिसमें पास करेंगे, स्ट्रिंग पास करेंगे, उसको स्प्लिट करने वाला जो काम है इसके अंदर में हो जाएगा, और उसके बाद में ये क्लास ऑब्जेक्ट को कॉल कर देगा। तो इस तरह से आप करोगे। यहाँ पे आप ध्यान देंगे अगर, तो यहाँ पे भी हमने क्लास मेथड था, इसकी वजह से CLS हमने इनिशियल फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। और CLS जब भी आप करेंगे वो समझ जाएगा इसी क्लास को रेफर कर रहे हो, तो हमने CLS f नेम और ये सब दिया। तो अब ये इसके बाद जो है इसको इनिशियलाइज करेगा, नॉर्मल जो कंस्ट्रक्टर है उससे इनिशियलाइज करेगा और इसको रिटर्न कर देगा। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्प्लिट वाला काम है ये पास नहीं, ये नहीं करना पड़ेगा। आप नॉर्मली इसको कर सकते हो ये कॉल करके। कैसे, E1 इक्वल टू एम्प्लॉई फ्रॉम स्ट्रिंग करेंगे तो इसको डायरेक्ट इसको वो कर लेगा, और फिर फाइनली वो उधर से रूट करके आ जाएगा। तो यही काम, सेम काम यहाँ पे भी हो जाता है। तो इस तरह का अगर आपका यूज केस रहता है जहाँ पे इनिशियलाइज करने से पहले कुछ करना है, तो आप क्लास मेथड बना सकते हो। अब स्टैटिक मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड एक मेथड होता है जिसमें आपके जो ये है इंस्टेंस के या फिर क्लास के किसी वेरिएबल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट फिर भी आपको फील होता है कि यार कि ये इसी ऑब्जेक्ट का पार्ट होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ना हम उसमें CLS पास करना चाहते हैं और ना ही सेल्फ पास करना चाहते हैं, इंस्टेंस ना पास करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको बताना पड़ेगा भाई कि हमको इन दोनों में से कुछ भी नहीं पास करना है, हमको कुछ चाहिए भी नहीं इसका। तो इसके लिए भी आपको डेकोरेटर लगाना पड़ेगा जिससे इसको समझ में आ जाएगा कि भाई कि हाँ ये स्टैटिक मेथड बना रहे हैं। तो जैसे एक मेथड है कि हमको ये फाइंड करना है कि एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय के लिए वर्क डे है या नहीं है। तो वर्क डे निकालने के लिए आपका जो डेट टाइम पाइथन का जो वो होता है, डेटा टाइप होता है, उसमें एक मेथड रहता है कि वीक डे अगर आप करेंगे तो ऐसी कंडीशन में वो क्या काम करेगा, मंडे के लिए 1, मंडे ट्यूसडे के लिए 2, ऐसे करके संडे को 6 रिटर्न करता है, फिर मंडे को फिर से 1 हो जाता है। तो अगर आपका मंडे, सॉरी सैटरडे या फिर संडे है तो वर्क डे नहीं है, तो वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, हमने कोई भी ना इंस्टेंस यूज़ किया और ना ही क्लास यूज़ किया, और फिर भी हमको फील हो रहा था ना कि इसी में एम्प्लॉय का ही पार्ट होना चाहिए क्योंकि ये उसी के लिए हेल्पफुल है। तो ऐसी कंडीशन में हमने स्टैटिक मेथड यूज़ कर लिया। अब इसका यूटिलाइज करके देखते हैं। उसका यूटिलाइज करने के लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा डेट टाइम, और हमको चेक करना पड़ेगा ये वाला डेट कि क्या ये वीक डे है कि नहीं। तो अगर सॉरी वर्क डे है कि नहीं, तो अगर हम 11th डालेंगे तो ये वर्क डे दिखाएगा। हमको चेक करना है कि उस टाइम पे कैलेंडर क्या है। तो जैसे मान लीजिए हमने एक कैलेंडर इंपोर्ट कर लिया एंड कैलेंडर मंथ हमने प्रिंट करा लिया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 11th क्या है, 11th इज मंडे, 11th इज मंडे। अगर हम 11th की जगह पे 10th डाल दिए होते तो क्या होता, वो हो जाता संडे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे फॉल्स आ जाता। तो हम बोल देंगे कि भाई ये वर्क डे नहीं है, वर्क डे नहीं है क्योंकि ये संडे है। तो इस तरह से आप स्टैटिक मेथड डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्लास मेथड क्या होता है, रेगुलर मेथड क्या होता है, और स्टैटिक मेथड का क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आप कनेक्टेड रहें फ्यूचर में भी। थैंक यू। बाय बाय।